नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप जानते हैं कि अब तक जिस जंग को दूर कहीं होते हुए बताया जा रहा था कि कहीं दूर हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और हिंदुस्तान में हम लोग कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, वो भ्रम कुछ टूट गया। और वो इस तरीके से टूटा कि हमारी बाउंड्री के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उसके अंदर ईरान की एक फ्रिगेट, एक शिप वेसल, जो एक इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के बाद वापस आ रही थी, उस पर यूएस की सबमरीन ने हमला कर दिया। इसको लेकर के मत विभाजन हुआ है, मत बटा हुआ है, लेकिन इसको समझा और देखा किस तरीके से जाए। और क्या अब हिंदुस्तान में बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुहाने आ गई है जंग। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान। दशकों से फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बहुत करीब से, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब से रिपोर्ट भी किया है, कवर भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि निधि से अच्छा कोई और होगा इस विषय पर बात करने के लिए। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। थैंक यू संकेत, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये कहीं दूर हो रहा है, वो अब मुहाने आ गया है, एकदम नजदीक हमारे। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि टेक्निकली निधि अभी भी ये कहा जा सकता है कि वो हमारी न तो धरती है, ना ही हमारा कंट्रोल का एरिया है समुद्र का। ये उसके बाहर कोई एक प्रकरण हुआ है, देखा कैसे जाए? देखिए संकेत, ये जो ईरान की वॉरशिप के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन सबमरीन ने उसको टारगेट किया है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। क्योंकि अभी तक हम, जैसे आप कह रहे थे कि हमें लग रहा था दूर नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, बट चलो दुबई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, और एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए हो रहा है। और अब जबकि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से वाइडन किया गया है, इसको एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट भी बनाया गया है, जिसमें आप शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी रूल आउट नहीं किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं ईरान में। कुछ लोग कह रहे हैं दैट इज़ अनलाइकली, लेकिन इस क्या क्या कहूँ मैं, इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इन अ सेंस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड कॉन्फ्लिक्ट नाउ। दूसरा, ये हमारे बैकयार्ड में हुआ है। जैसे आपने कहा, ठीक है, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं हुआ है, लेकिन हम बड़े शान से कहते हैं कि हम इंडियन ओशन के प्रोटेक्टर हैं। नेवी ने कहा है, पीएमओ ने कहा है कि हम इंडियन ओशन के बारे में किस तरह से वो वी आर पेट्रोलिंग दिस एरिया, वी आर लुकिंग आफ्टर इट्स सिक्योरिटी एट्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखेंगे जो वरिष्ठ डिप्लोमैट्स हैं, फॉर्मर नेवी चीफ्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि ये जो ईरान का शिप है, जैसे कि आपने भी कहा, इट वाज पार्ट ऑफ एन इंडियन नेवल एक्सरसाइज अभी कुछ दिन पहले ही, और जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्लीट को इंस्पेक्ट किया है, वो हमारे मेहमान थे, इंडिया के मेहमान थे। और जहाँ तक एक डिप्लोमैट, फॉर्मर डिप्लोमैट है कमल सिब्बल जी, उन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया पे कि दे वर अनआर्म्ड बिकॉज that was the understanding of the ships that would take part in this fleet review. तो आप एक अनआर्म्ड शिप के ऊपर ऐसे फायर करें, उनके सेलर्स को मारे, इस पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़े होते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने इंडिया को इसके बारे में बताया और फिर भी ये हुआ, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बताया और हमें भी एक शौक लगा कि हमारे ही मतलब बैकयार्ड में ऐसे हुआ है, तब भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई हो क्या रहा है। कि और एक मॉरल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंडिया की तरह से कि आपके मेहमान थे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो शिप वहां पे इसीलिए था क्योंकि वो आपके फ्लीट रिव्यू में था और वापस जा रहा था। तो इट्स नॉट एज सिंपल एंड ब्लैक एंड वाइट कि आप कहें हमारा पानी नहीं था, इंटरनेशनल वाटर्स थे। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। निधि, आपने बखूबी समझाया कि यहाँ कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम से कम जवाबदेही बनती है कि आप ये बताएं। और खास तौर से निधि, आपको नहीं लगता है तब और ज्यादा बन जाती है जब हम लोगों ने अपनी नेवी को और अपने आप को हिंद महासागर, इंडियन ओशन के रक्षक की तरह प्रोजेक्ट किया था, दैट वी आर द गार्डियंस ऑफ द सी, ऑफ द ओशन।
वही मैं कह रही थी कि जब आपने इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया है, एक स्लोगन बनाया है कि आप रक्षक हैं इंडियन ओशन रीजन के, तो ये कैसे हुआ? वही मैंने कहा, अगर अमेरिका ने आपको बता के ये किया तब भी सवाल खड़े होते हैं, नहीं बताया तब भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये कैसा दोस्त अमेरिका जिसने ऐसा किया आपके बैकयार्ड में? क्यों किया? इसको इतनी बड़ी एस्केलेशन करी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। और संकेत, मैं ये भी बताऊं कि पिछले 6 दिन से, जब से ये एयर स्ट्राइक्स शुरू हुए अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अभी तक इंडिया ने कोई मतलब कंडोलेंस, कोई रिएक्शन इन स्ट्राइक्स के खिलाफ नहीं दी है। और आज अभी कुछ देर पहले इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो ईरान के एम्बेसी में गए हैं और वहां पे उन्होंने एक कंडोलेंस बुक रखी है अपने सुप्रीम लीडर के लिए हु वाज किल्ड इन दी स्ट्राइक्स, आयतुल्ला खुमैनी। तो इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं उस बुक में। तो ये पहली बार हमने देखा है कि भारत की तरफ से सरकारी तौर पर कंडोलेंस मैसेज है जो 6 दिन के बाद आई है। फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर है, मंत्री के लेवल पर नहीं है, बट चलो पहली बार ये हुआ है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है यूएई में जो स्ट्राइक हुई ईरान की उसको लेकर के, दुबई में जो हुआ उसको लेकर के, कुवैत, कतर, बहरीन, सब पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। लेकिन उन्होंने ईरान में जो हमला किया इजराइल और अमेरिका पर, इन दोनों ने, उस पर उन्होंने डायरेक्टली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मैं फिर से एक बार यहां पर इसी सवाल पर आ रहा हूं और आपने 2-3 बार उसका उल्लेख किया है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार से बात की जाए। ये जो पनडुब्बी है आपकी सबमरीन, यूएस सबमरीन, ये इस इलाके में अपनी मर्जी से चली आई, जानकारी से आई या बिना जानकारी के आई, हथियार के साथ आई तो हमें पता था या नहीं पता था? मैं चाहूंगा आप अगर थोड़ा सा ये बताएं कि यूजुअली अमूमन क्या होता है, क्या इसकी जानकारियां ट्रस्ट के चलते ये देश एक दूसरे को देते हैं? देखिए संकेत, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपर्ट्स के बयान पढ़े हैं आज, जैसे कमल सिब्बल हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश हैं, उनके जो मैंने बयान देखे हैं, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि ये एक हमारा विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू था जिसमें कई देशों को बुलाया गया, उसमें अमेरिका भी बुलाया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने लास्ट मिनट पे विड्रॉ किया, शायद इसीलिए क्योंकि ये इस तरह का अटैक प्लान कर रहे थे। उनमें से एक मेहमान ईरान भी थे और ये शिप जो आया, ये शिप कल इन वाटर्स में हमारी वजह से था, क्योंकि वो हमारे मेहमान बन के आए। प्रेसिडेंट ने इस फ्लीट का रिव्यू किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और जो मैंने पढ़ा है और समझा है कि इस ऐसे फ्लीट रिव्यू में बिना आर्म्स और एम्यूनिशन लेके ये शिप्स आते हैं और भाग लेते हैं, उसके बाद ये शिप वापस जा रहा है। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने ये प्लान किया है, कई दिनों से प्लान किया है, कह रहे हैं कि अब शायद कई हफ्तों से ये प्लानिंग चल रही थी कि ये स्ट्राइक्स होने चाहिए, लेकिन इसीलिए तो ये सवाल खड़े होते हैं। एक जो मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी कि आपके बैकयार्ड में हुआ है, एक और एग्जाम्पल लोगों ने दिया है कि कई साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो जो है वो एक ट्रांसमीटर लगाना चाहते थे श्रीलंका में, लेकिन इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने नहीं लगाया। तो वो भी हमारी टेरिटरी नहीं थी, लेकिन इट इज आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इट इज अ वेरी बैड लुक फॉर इंडिया, कुछ भी आप कहें, इट इज अ बैड लुक। निधि, इस पूरे मामले में आपका एकदम सही कहना है कि वो जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो अब पलट करके इधर आ गया है, अब आप अछूते नहीं हैं उससे। लेकिन अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, देखिए 2019 के आसपास और 2023 तक G20 में भी इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि हम जो लोग इतने शक्तिशाली नहीं हैं, जो शक्तिशाली देशों के सामने अपनी एकजुट आवाज नहीं पाते हैं, हम उनके लिए उनकी आवाज बनेंगे, ग्लोबल साउथ के हम लीडर बनेंगे। ये कोई नया सपना नहीं है, ये बहुत सदियों से एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है। अब आपको लगता है कि इस प्रकरण के इन पर्टिकुलर और जनरली हम लोगों ने जो साइड किया है इजराइल के साथ और यूएस के साथ इन जनरल,
अब वो जो ग्लोबल साउथ वाली बात थी, अब वो ग्लोबल साउथ शायद साथ आने से सकुचाए। एक सवाल ये पूछे कि आप जितनी ये जो फ्रिगेट्स वगैरह हैं, इनको तो अपने वाटर्स में बचा नहीं पा रहे हैं, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या आप पर भरोसा करें? ये बहुत अच्छा सवाल है संकेत, और बिल्कुल ये सवाल तो उठेगा। और अगर आप मेरा ये कहना है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं किसी भी ग्रुपिंग के, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज। अब देखें, ये जो अमेरिका ने ये एक्शन जो किया है, इसमें देर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स विद इट एट सेवरल लेवल्स। सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, आयतुल्लाह खोमेनी का रिजीम जो था बकवास, बेकार था, इट वाज रिप्रेसिव, वो द वे दे ट्रीटेड विमेन, देयर ओन पीपल, हमें पता है, वो सब पता है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि अमेरिका डिसाइड करे कि अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो हम जाके उसके लीडर को हटा के, उसको मरवा के या किडनैप करके, जैसे वेनेजुएला में किया, उसको रिप्लेस कर देंगे और अपनी मर्जी के किसी को डाल देंगे। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू और डेंजरस प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर आप देखें, जब भी रिजीम चेंज हुआ है, लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, टोटल डिजास्टर है वो। अमेरिका गया, रिजीम चेंज किया और भाग गया। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ सिविल वॉर्स हुए हैं। अफगानिस्तान का हाल देखो क्या है आज, अब तालिबान के हाथ में है, लोगों का क्या हाल है, और अमेरिका भाग गया सब कुछ छोड़ के। तो रिजीम चेंज तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन नहीं है। और ईरान में क्या हो रहा है अभी, अब जैसे ट्रम्प ने कहा कि आप लोगों को बाहर आना चाहिए, कहाँ आ रहे हैं लोग बाहर? क्योंकि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, जो उसको लगता है कि ये वेनेजुएला की तरह मैंने प्रेसिडेंट को हटा दिया और हमारा कोई पपेट प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड सेटअप। उनका एक सक्सेशन प्लान था, एक रिलीजियस एलिमेंट है इसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है अबाउट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अगर आप गूगल करें, हर इंडिया स्टेटमेंट जो होती है किसी और कंट्री के साथ, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में होती है। क्योंकि जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करी। मगर अगर आज आप ट्रम्प को खुश करने के लिए, एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए आप यहां तक आ गए हैं कि आप ऐसे हमले में उनका साइड लें, चुप रहें। आपने क्लियरली इस बार साइड लिया है इजराइल और अमेरिका का, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। देयर आर 9 मिलियन इंडियंस हु लिव इन गल्फ कंट्रीज। आज सबकी, मतलब ऑल ऑफ देम आर अंडर डेंजर, एंड कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, मॉरली, पॉलिटिकली, मगर हमने साइड लिया है। तो फिर जब लीडरशिप की बात करते हैं कि आज तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प को खुश करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर कौन सा लीडरशिप? निधि, आप बहुत रेगुलरली डिकोडर चैनल पर ट्रैकिंग ट्रम्प नाम का एक कार्यक्रम करती हैं। तो पिछले कई महीनों से, वर्षों से आप सारी गतिविधियां, क्योंकि वो रोज कोई ना कोई मौका दे रहा है वो इंसान, और आप उसको लगातार ट्रैक कर रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके विवेक से कोई प्लान भी है ट्रम्प के पास, या बस ऐसे ही है कि कुछ मुझे करना है, बंदर के हाथ में उस तरह, आज इधर चला दो, आज उधर चला दो? वैसे मैं ये भी बता दूं आपको कि अब हमने ट्रैकिंग ट्रम्प से उस शो का नाम चेंज किया है टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, बिकॉज हमने रियलाइज किया कि देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट देन जस्ट ट्रम्प। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प से ही सारी फॉरेन पॉलिसी आजकल चल रही है। जहां तक आपने बंदर की बात की, सही बात की, क्योंकि जो भी हमने अकाउंट्स पढ़े हैं यूएस मीडिया में, उनके एनालिसिस सोर्सेज, जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सारे अखबार जो लिख रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं है। अगर आप अमेरिका के पहले स्टेटमेंट देखें, ट्रम्प के खुद के स्टेटमेंट देखें, उसके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट देखें, कभी उनको पहले दिन पूछा गया कि इसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है आपका, तो उन्होंने रिजीम चेंज की बात करी। फिर अगले दिन उसको चेंज करके रिजीम चेंज हटा दिया, फिर बोला जी उनके न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करना है। तो जो आपने पिछले साल उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करे थे और सबको कहा था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो वो फिर वो व्हाट वाज दैट क्लेम? क्या वो गलत था? आपने झूठ बोला, आपने अंडर एस्टिमेट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज जो है उनके गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। ट्रम्प कहता है बूट्स ऑन द ग्राउंड इज अ पॉसिबिलिटी, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो कहता है कि बूट्स विल नॉट बी ऑन द ग्राउंड। भाई, मेक अप योर माइंड। और क्योंकि उनके पास कोई क्लियर रीजन नहीं है। इट वाज एक्चुअली क्वाइट शॉकिंग संकेत कि ट्रम्प ने पहले दिन ही इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला कि
ईरान इज अ थ्रेट टू द यूएस, और वो पूरी हिस्ट्री में चला गया। 1979 में उस ईरान ने ये किया, फिर 80s में ये किया। अरे भाई, आप 40-50 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर कह रहे हैं देयर वाज एन इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान, बट वो भी 47 ईयर्स पहले की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी क्या थ्रेट था उसका कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। तो इससे मेरा मतलब है, कहने का है कि इट इज़ वेरी क्लियर कि कोई प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस ने आज या कल खुद ही कहा है, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने खुद ही कहा है मीडिया को कि द प्रेसिडेंट हैड अ फीलिंग दैट ईरान वाज गोइंग टू डू समथिंग। भैया, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज अ फीलिंग? तो अगर ट्रम्प की फीलिंग्स के हिसाब से ये वॉर हो रही है, द होल वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन बिकॉज ऑफ दिस। तो अब हम क्या कहें? तो क्लियरली ये भी माना जा रहा है कि यूएस की कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट भी किया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए, ईरान वाज नॉट रियली एबल टू रिस्पॉन्ड। इस बार लेकिन संकेत अगर आप देखें, ईरान ने बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। जिस तरह से उन्होंने यूएस के जो एलाइज हैं गल्फ में, जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, उनको टारगेट किया है। इसीलिए आप यूएई की बात कर रहे थे, सऊदी की बात कर रहे थे, ओमान, बहरीन, इन सब, कतर, आज भी कतर में कई सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं। पता चलेगा कि क्या क्या टारगेट किया है, और सिविलियन टारगेट्स भी ईरानियन ड्रोन्स के उसमें आए हैं। तो इस बार ईरान वाज प्रिपेयर्ड, उन्हें पता था ये हो सकता है, और इस बार वो दे हैव आल्सो एस्केलेटेड इट। तो ट्रम्प को शायद लग रहा था कि ये 1-2 दिन की वॉर है, मैं सुप्रीम लीडर को मार दूंगा, कोई और आ जाएगा, खत्म, आई एम सो ग्रेट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अब ये खींचता जा रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खत्म कब होगा। खत्म होने की तो दूर की बात है संकेत, पहले तो इट नीड्स टू डायल डाउन, और देयर आर नो इंडिकेशंस वो अभी कब होगा। मतलब कहाँ बोर्ड ऑफ पीस ला रहे थे और कहाँ वो पहुंच गए हैं, ये हर कोई देख रहा है। मैं एक आखिरी सवाल से खत्म करूंगा, बिल्कुल वापस घूम करके हिंदुस्तान की पोजीशन पर। कुछ ना बोल करके आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने एक गोल शिफ्ट किया है अपने आप को कुछ ज्यादा ही ट्रंप और नेतन्याहू के साथ अलाइन करके, और ये फॉरेन पॉलिसी में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए संकेत, जितने भी डिप्लोमेट से मैंने खुद बात करी है, और कई लोग ऑन रिकॉर्ड बात करना ही नहीं चाहते हैं, और लेकिन सब ये कह रहे हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है टू अलाइन सो क्लोजली विद द यूएस एंड इजराइल ऑन दिस। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट, ये वेस्ट एशिया में। जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंडियंस लिव देयर, रिमिटेंसेज आते हैं वहाँ पे। ये जो डिसरप्शन हुई है इस वॉर की वजह से, ये भी है कि इंडिया विल नॉट बी अनटच्ड फ्रॉम दिस। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इसका होगा, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पे होगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो बात करते हैं, वो जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से शिप्स आते हैं, 40% ऑफ आर ऑयल कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ये बंद हो जाएगा तो हमारा हाल और भी बुरा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से ट्रम्प के प्रेशर की वजह से हमने रशियन ऑयल बंद कर दिया, वो हम वी हैव स्टॉप्ड परचेसिंग रशियन ऑयल। अच्छा, अगर आप उसको रीस्टार्ट करोगे, वो नाराज हो जाएगा। सो एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टैंड अप एंड से कि बॉस, यू कांट से कि रशियन ऑयल भी नहीं लो, आपने वॉर शुरू कर दी, यहाँ पे भी वी आर गेटिंग हिट, सो वी मे हैव टू गो बैक टू परचेसिंग रशियन ऑयल। बट देन दैट रिक्वायर्स अस टू स्टैंड अप टू द अमेरिकन्स एंड से दैट। अभी ऐसा मुझे लग रहा है संकेत की ट्रेड डील की वजह से, टैरिफ्स की वजह से भारत जो है ट्रम्प को खुश करना चाहता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अभी भी ये काफी डिप्लोमेट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल क्यों गए इससे 2 दिन पहले, क्योंकि द मैसेजिंग ऑन दैट हैज, आई मीन इजराइल न्यू इट वाज गोइंग टू डू दीज स्ट्राइक्स, और फिर भी प्रधानमंत्री को उन्होंने वहां पे विजिट किया। तो इंडिया एक कंट्री है जिसने एज सच कोई साइड नहीं लिया है कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। इस बार हमने साइड लिया है। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा लॉन्ग टर्म में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे अपने इंटरेस्ट देखते हुए, रीजन के इंटरेस्ट देखते हुए, मुझे तो कोई अपसाइड, आई डोंट सी एन अपसाइड टू दिस। निधि, आपकी बात से ही एक चीज ध्यान में आई। आपको याद होगा कि पॉलिटिकली स्पीकिंग एक टाइम पर यूपीए सरकार को कहा जाता था पॉलिसी पैरालिसिस। जिस तरीके से अभी आप बयां कर रही हैं कि बहुत सारे
ये डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? क्या ये सही होगा ये बोलना कि आज की डेट में एक फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस हम एटलीस्ट डिप्लोमेट्स के बीच में देख रहे हैं? आई डोंट नो पैरालिसिस है कि नहीं संकेत, लेकिन भारत जो है, हम बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये एक और फ्रेज हम सुनते हैं, अलोंग विद द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अभी भी जब रशियन ऑयल के परचेसेस के बारे में हमको जयशंकर जी को पूछा गया था एक प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा कि नहीं, आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज इन प्लेस। हमारे जो ऑयल परचेसेस हैं, दे विल बी गाइडेड बाय प्राइसिंग एंड मार्केट्स एक्सेट्रा। लेकिन कहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आपको ट्रम्प बोलता है, ट्रम्प सेज कि आपने अग्री किया है टू स्टॉप परचेसिंग ऑयल, इट इज अ कोइंसिडेंस कि उसके बाद ही आपके परचेसेस कम हो जाते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? ऐसा एक इलीगल वॉर ट्रम्प ने स्टार्ट किया है विद नो रियल जस्टिफिकेशन, नो रियल प्रोवोकेशन, और आप ट्रम्प और इजराइल के साथ साइड कर रहे हैं। तो फिर कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? We have had very good relations with Iran, complicated but good relations. हमारे पूरे उस रीजन में अपने टाइज हैं, अपने रिलेशंस हैं, और अपने लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने भारत के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं और रिमिटेंसेस भेजते हैं। तो हमें उनकी सेफ्टी के बारे में, उनके बारे में सोचना है। तो मेरा सवाल ये है आज कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ गई? क्या वो वाकई है? क्या थी? क्या हुआ इस ऑटोनॉमी को? मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण सवाल पर आप छोड़ रही हैं। अब इसका जवाब तो जिनके पास है वही दे सकते हैं, हम और आप तो बस सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निधि राजदान अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संकेत।